न्यू चैप्टर है, इसका नाम है चैप्टर नंबर 13, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। स्टार्ट करते हैं और कुछ करते हैं। ओह थैंक्स। हाँ, म्यूट नहीं है, म्यूट इधर रहता है। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 13 है, इसका नाम है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है उसका नाम है मीनिंग ऑफ मनी। ठीक है, तो क्या होता है इसको सही से समझो और जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मनी का मतलब होता है द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जिससे आप कोई भी चीज़ चाहो तो खरीद सकते हो। बदले में पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे इनके पास वीट है, इनके पास राइस है, तो ये वीट देके राइस एक्सचेंज कर लेते थे। फिर बाद में मनी सिस्टम आ गया, तो मनी से क्या फ़ायदा होता है, आप कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो, वैल्यू मेजर कर सकते हो। जैसे ये कह रही हमारे मोबाइल की वैल्यू ज़्यादा है, वो कह रहे हैं हमारे मोबाइल की वैल्यू ज़्यादा है। मार्केट में जाके बेच दो, इसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो मनी डैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मेजर कर सकते हो उसको, स्टोर भी कर सकते हो। पहले चावल था, गेहूं था, उसको कहाँ कहाँ स्टोर करते फिरते, जगह खत्म हो जाती कि बोरी रख रख के। पैसा है, 10 लाख रुपए जेब में रख के घूमू, 500 नोट तो एडजस्ट हो जाएगा चारों पॉकेट में। ठीक है, तो क्या है, मीनिंग ऑफ मनी होती है। क्लास 12 में मीनिंग ऑफ मनी तुमसे पूछेगा नहीं, क्या ही पूछेगा, पूछेगा तो लिख देना मनी का मतलब क्या होता है। ठीक है भैया, अब काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में जब हम लोग पहुंचते हैं भाई, तो सबसे पहले क्या आता है, कॉइन्स मनी। क्या आता है, कॉइन्स मनी। जो सिक्के होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइन्स रिफर्स टू ऑल मेटेलिक मनी। एग्जांपल ऑफ कॉइन आर 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज कॉइन। 20 का भी आने लगा है, 50 का भी आने लगा है, तो सब क्या होता है, कॉइन मनी होता है, सिक्कों को बोलते हैं। टोकन मनी क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ये अच्छा है, इसको याद कर लेना, ये आ सकता है एक नंबर में। व्हाट इज टोकन मनी, टोकन मनी इज द मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन इट्स मेटेलिक वैल्यू। मतलब देखो समझो, एक सेकेंड। टोकन मनी वो मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है उसकी मेटेलिक वैल्यू से। जैसे मान लो सिक्का होता है, 1 रुपए का होता है, तो उसको बनाने में पहले क्या होता था, पहले गोल्ड वोल्ड से बनता था और ओरिजिनल मेटल होता था। तो अब 1 रुपए का सिक्का, उसको बनाने में 3 रुपए लग जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, टोकन मनी का मतलब इसको बनाने में उससे कम लगे। 1 रुपए का सिक्का है तो उसको बनाने में 40 पैसे लग रहे हैं, 50 पैसे लग रहे हैं। मतलब जो 1 रुपए है उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू उसकी मेटेलिक वैल्यू से, उसकी बनाई हुई वैल्यू से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन मनी बोलते हैं। ठीक है, आगे है करेंसी नोट। रुपीज जो नोट होती है, जो नोट के चक्कर में हर तुम पढ़ाई कर रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर सारा ताम झाम चल रहा है, वो सब क्या है, करेंसी नोट है। जानवर बन जाते सबसे अच्छा रहता, कोई पेड़ पे रहता, कोई जंगल में रहता, तो कोई खाते रहते, टेंशन खत्म रहती। तो ये क्या है, करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स जिसको इस पे शांति मिल जाएगी, भैया बस हो गया, खत्म, अब नहीं चाहिए, ठीक है, लाइफ चल रही है ना। तो ऊपर वाले से मोहब्बत हो जाएगी, तो अपनी अपने आप क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो वो हमजा को है, जाता है मस्जिद में, एकदम रात रात भर इबादत करता रहता है। तो अब ऐसे जब आदमी हो जाएगा तो सब लाइफ हल्की हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ये पैसा कमाने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में दुकान में बैठती हैं, गोश्त बेचती है, आलू बेचते हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, दुनिया भर के ताम झाम इसी नहीं चल रहा है ना। तो खैर, मोक्ष की प्राप्ति जब आप लोग को हो जाए। देखिए इधर फर्स्ट पेपर मनी। एग्जाम्पल ऑफ करेंसी नोट, 5, 10, 20, 50, 100, 500, ले 200 भी आ गया ना। 2000 आया था, वो बंद हो गया। और क्या होता है, कन्वर्टेबल मनी क्या होती है। इसके बाद क्या होता है बेटा, ये क्या होती है, fully converted to gold. It was known as convertible money. Converted central bank issued currency that was fully convertible into gold. जो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, गोल्ड में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब नहीं कन्वर्ट करते। ठीक है, आगे आता है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी क्या होता है, इसको गवर्नमेंट ने बोल दिया मनी है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये ब्राउन कलर के जितने भी बॉक्स के डब्बे हैं वो नोट है, आज से चलेगा, ये करेंसी है, तो फिर वो क्या होगा, करेंसी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया, इसका मतलब वो करेंसी हो गई। ठीक है, एक बात कह रहे, बोलेगी नहीं, लेकिन अगर बोल दे कि आज से जितने भी ब्लू कलर के 3 रुपए वाले पेन है वो 100 की नोट मानी जाएगी, तो वो पेन क्या बन जाएगा,
करेंसी बन जाएगी। तो ठीक है, तो विच मनी इशूड ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड फिएट मनी बिकॉज गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर इट इज अ लीगल टेंडर, क्योंकि गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट इज अ लीगल टेंडर। डिपॉजिट मनी जो बैंक में पैसा रखते हैं उसको डिपॉजिट मनी बोलते हैं। अब देखो भैया फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है? फंक्शन ऑफ मनी को तीन पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी कि फंक्शन का मतलब होता है काम, मनी का क्या क्या काम है भैया? तो तीन काम है। पहले काम में आता है प्राइमरी। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग पैसे क्या करते हैं, सॉरी जरिया है जिससे हम कोई भी चीज खरीदते हैं, गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, पैसा देते हैं तो हमें सामान मिल जाता है। ठीक है, तुम्हें एक बिस्किट भी खरीदना है 2 रुपए वाला, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मनी दोगे तभी वो चीज मिलती है। तो मीडियम एक्सचेंज है जिसके थ्रू आप कोई भी सामान ले सकते हो। पहले ऐसा बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में आपको वो सामान लेके जाना पड़ता था और ऐसा आदमी ढूंढना पड़ता था कि उसको भी वही सामान चाहिए जो मेरे पास हो। लेकिन अब नहीं, आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा कमा रहे हो, जो चाहे वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई भी आपको स्टॉप करने वाला नहीं है। नंबर 2 पर है भाई साहब मेजर ऑफ वैल्यू। वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, है ना। पहले क्या था, 1 किलो सोना देके 1 किलो चावल ले लेते थे, तो यार चावल देके 1 किलो सोना कहाँ चलेगा। लेकिन अब कहने का मतलब क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। आप वैल्यू को मेजर कर सकते हो, दोनों की एक्चुअल वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे एक सीरियल देख रहे थे, उसको प्यास लगी थी, उसने 1 घुट पानी पिलाने के बदले में 1 घूंट ले लिया था। 1 घूंट, 2 घूंट पानी पिलाया, 2 घूंट। अब उसको प्यास लगी थी, अब पानी पीने के लिए उसने घूंट दे दिया। समझ रहे हो? पैसा होता है उधर से, हालांकि वो दूसरा उससे मतलब नहीं था, वहां पर पानी नहीं मिल रहा था, वो रेगिस्तान में फंसा हुआ था, तो जान बचाने के लिए उसने पानी पीने के लिए अपने सारे ऊँट दे दिए। बहरहाल मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है मिस्टर अनम निशा? आप वैल्यू को मेजर कर सकते हो, राइट, किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी में 2 आते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में क्या आता है? स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब यहाँ पर होता है फ्यूचर। क्या होता है डेफर्ड का मतलब? मान लो आज इनके पास एक बिल्ली है, कैट है, इन्होंने हमें दिया, कहा सर इसको रख लिए, अब 1 साल बाद वापस मांगने आई, तो 1 साल बाद वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी ना, उतनी बड़ी तो रहेगी नहीं। अब वो कह रही नहीं उसको छोटा करके दीजिए, छोटा कहाँ से करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पैसे दिए इन्होंने तो उसको तो मैं उतना पैसा वापस कर दूंगा ना, 10,000 दिया 10,000 वापस कर देंगे, 20,000 दिया 20,000 वापस कर देंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने गोश्त दिया, बासी हो गया, अब ये कह रहे हमें वो वैसे ही चाहिए, वही वाला दीजिए, कहाँ से वापस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? मोबाइल दिया, आप कह रहे मोबाइल को वैसे ही करके दीजिए जैसे था 1 साल पहले, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पैसे को हम लोग सेम कंडीशन में, आगे देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले पैसे को स्टोर करने में दिक्कत होती थी, स्टोर समझते हो, सॉरी पैसा नहीं, पैसा तो होता है सामान को स्टोर करने में, लेकिन वो दिक्कत खत्म होगी कैसे? विद द हेल्प ऑफ मनी। अब मनी के थ्रू आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। कैन कीप देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी इज द मोस्ट इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट इजी टू स्टोरिंग वेल्थ। बहुत कन्वीनियंट और इजी होता है, इसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो। तीसरा होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी आल्सो सर्व एज अ कन्वीनियंट मेड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, दूसरे को पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हो, वहां पे तो ट्रांसफर नहीं होता था, इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो बैठे बैठे घर पे। अगला फंक्शन आता है कंटीजेंट फंक्शन। क्या आता है? प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब क्या बचा बेटा? कंटीजेंट फंक्शन क्या होता है? कंटीजेंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हमारे देश की इकोनॉमी एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमी समझते हो? सामान बेचना, सामान खरीदना, इकोनॉमी एक्टिविटीज तो हो रही है भाई, तुमको पढ़ा रहे, तुम पैसा दे रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुम कोई सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मतलब जो भी काम हो रहा है पैसों से लेन देन हो रहा है ना। ये सामान दुकान खोल के बैठी, किस लिए खोली है? किस लिए खोले दुकान? तुम इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए खोले हो ना यार। सब समाज सेवा तो कर नहीं रहे हो भाई, जो आएगा उसको फ्री में दे देंगे, तो वो क्या हो गया? तो इकोनॉमी एक्टिविटी में फर्क डालता है। मतलब कंटीजेंट फंक्शन रिफर्स टू द रोल ऑफ मनी इन असिस्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज सच एज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एटसेट्रा इन अराइविंग द इकोनॉमिक डिसीजन रिलेटेड टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन एटसेट्रा। मतलब इकोनॉमिक डिसीजन लेने में, जैसे मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप कंज्यूमर हो, आप कौन सामान खरीदते हो, मैं कौन सामान बनाता हूँ, तो हम दोनों को जितने भी इस तरह के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है सबको हेल्प करता है किसी भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। जैसे मैंने कहा भाई मैं
कोई भी सामान बना के बेचता हूँ, तो अब मैं कितना बनाऊं, पैसों के हिसाब से मालूम चले कितना मेरा बजट है। मनी ना तो आइडिया नहीं लगे। अब तुम कितना खरीदो किसके हिसाब से बनाते हो, सब मनी के थ्रू ना, तो उसके हिसाब से तुम एक आइडिया बना लेते हो, इकोनॉमिक डिसीजन ले पाते हो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। कंटीजेंट फंक्शन देखो आ सकता है, नंबर 1 पर है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला ये आपको मालूम चलता है विद द हेल्प ऑफ मनी। जितना खर्चा करोगे, जितना सामान खरीदोगे, उतना क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो रेशनल कंज्यूमर, रेशनल मतलब जो दिमाग से पैदल नहीं हो, पैदल मतलब पागल नहीं हो। A rational consumer wants to maximize his utility which while purchasing various goods and services, different goods और services को परचेज करके अपनी यूटिलिटी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। समझ पा रही हैं आप अनम निशा? नंबर 2 पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट। नंबर 2 पर क्या है, फैक्टर इनपुट क्या होते हैं, जैसे हमारे जो लोग काम करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मनी ही तो हम डिसाइड करते हैं किसको हमें कितना वेजेस देना है, कितना सैलरी देना है। पहले तो गेहूं चावल देना पड़ता था, अब कितना वेजेस देना है, कितनी सैलरी देना है, कितना प्रॉफिट देना है। जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको कैसे देते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी के थ्रू होता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हो, मनी के थ्रू। मनी नहीं होता तो मेजर कैसे कर पाते, पैसा है तभी तो मेजर कर रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो कितना, कौन से सेक्टर में कितना जाएगा, प्राइमरी हाउस होल्ड सेक्टर में कितना जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना जाएगा। 4 सेक्टर थे ना, फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, तो उनके थ्रू ही तो नेशनल इनकम निकालते हो। तुमको इनकम मेथड से भी सिखाया था, एक्सपेंडिचर मेथड से सिखाया था, जितने खर्चे उधर से निकाल सकते हो या फिर जितनी इनकम उसको निकाल लो। तो इनकम और खर्चे कहाँ से निकलते हैं, पैसे के थ्रू ही तो निकलते हैं। पैसा नहीं होता, मनी नहीं होती तो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते, है ना बेटा। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, आज मान लो हमजा ने ताहा को क्या दिया भैया, पैसा दिया। अब हमजा ताहा को पैसा दे रहे हैं, ये क्या है, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। इन्होंने उधार दिया, इनको कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, बैंक डिसाइड करता है ना। तो कब लेना है, कब देना है, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रू मनी के थ्रू होता है। अगर मनी नहीं होता तो सारी चीजें नहीं हो पाती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो ये हो गया आपके प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। यहाँ तक एक पार्ट खत्म हो गया। आगे अगला टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी। क्या है, बस 1 मिनट का टाइम दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक इसका नोट उसको लेना है नोट कर लो। मनी क्या है बताता हूँ, अभी तुम्हें खिलाता हूँ बिरयानी, परेशान ना हो। लिखा सप्लाई ऑफ मनी, देखिए ध्यान से, प्लीज कीप क्वाइट। सप्लाई ऑफ मनी refers to the stock of money held by the public at a point of time as a means of payment and store of value। देखो आज कितनी तारीख है, 9 जनवरी, 9 जनवरी 2025 को 26 को 9 जन 2026 को 9 जन 2026 को जो है एक किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा मार्केट में अवेलेबल है, सप्लाई ऑफ मनी, मार्केट में कितनी सप्लाई है, कल कितनी होगी नहीं पता। 9 जनवरी 2026 को कितना पैसा मार्केट में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। ध्यान सुनो, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी। क्या है, रेफर्स टू द मनी का स्टॉक हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर वैल्यू। या तो पेमेंट करने के लिए रखा है या स्टोर करने के लिए रखा है, लेकिन पैसा है। जैसे उम्मे हरम के पास 2000 रुपए है और अनस के पास 10,000 रुपए है, इनके पास 20 रुपए है। सबका पैसा जोड़ जोड़ के जो पैसा टोटल एक किसी पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ध्यान सुनो, ये पब्लिक की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे। अब वो लोग कौन है, जिन जो सप्लायर हैं पैसे के, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो नोट छापता है ना, तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, समझ रहे हो, ये तो खुद ही सप्लायर है। जो डिमांड करता है वो लोग आएंगे, सप्लायर थोड़ी आएगा, ये तो नोट छापता ही चला जाएगा, इसको छोड़ो, ये लोग नहीं आएंगे। वो लोग की बात हो रही है जो
पब्लिक है, समझ रहे हो, हम लोगों के पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी। क्या है? कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ मनी में आता है करेंसी, डिपॉजिट मनी। दो चीज की बात होती भैया। तो करेंसी का मतलब होता है नोट, कॉइन, ये सब। डिपॉजिट मनी का मतलब होता है बैंक में रखा हुआ पैसा। तो ये दो चीज, अगर इनके पास जेब में पैसे हैं, सिक्के हैं, नोट है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और इनका पैसा बैंक में रखा हुआ वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। सबको जोड़ जाड़ दो तो है ना, तो वो मिलके क्या हो जाता है, किसी सप्लाई ऑफ मनी बताता है। तो मनी के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स भी इसके अंदर आता है, और जेब बैंक में रखा हुआ पैसा भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। पॉकेट के अंदर रखे हुए पैसे और बैंक में रखे हुए पैसे दोनों इसके अंदर आते हैं। समझ पा रही हैं आप? ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ मनी। अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी, मनी तो सब ठीक है। अब यहाँ से जो करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। क्या है? मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। अलग अलग कंट्री है, अलग अलग तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करती है ना, कुछ और कुछ करती है। दूसरी चीज, पहले कुछ लोग M1 यूज करते थे, फिर M2 आया, M3 आया, M4 आया। ठीक है, क्या है ये देखो। पहली चीज, टॉपिक का क्या नाम है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन, ठीक है। आओ भाई, मेजर करते हैं मनी सप्लाई इंडिया के अंदर। तो इसके चार इंस्ट्रूमेंट बताए। सबसे पहले था M1, फिर था M2, फिर था M3, फिर M4, और लेटेस्ट आया M0। ठीक है, M0 तो बाद में आएगा। पहले M1 की बात करते हैं। आपको तो पता होगा ये सब, बताइए क्या होता है M1। M1 में लिखोगे, M1 ये सब है क्या? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी तरफ से हम देश की नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम एक तरीका है, इसके थ्रू भी मेजर करते हैं। मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है एक पर्टिकुलर टाइम में, मेजर करते हैं। क्या है टॉपिक का? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इंडिया। इंडिया में कितना मनी सप्लाई है। तो पहले जो करते थे, M1 के अंदर आता C प्लस DD प्लस OD। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स। क्या होता है, मतलब इन लोग इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रखते थे। ठीक है, करेंसी से होता है करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स। डी से मतलब था डिमांड डिपॉजिट। क्या था? ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। ऑफ द पब्लिक विद कमर्शियल, ऐसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। क्या होता है? अदर डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे कोई और कंट्री के बैंक है, क्या है, किसी ने हमारे यहाँ पैसा जमा करके रखा है, फॉरेन कंट्री का पैसा रखा हुआ है, वो सब किस पे आता है? अदर डिपॉजिट में। तो M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। तो इन पैसों को सबको जोड़ लो, तो जो पैसा होगा वो क्या आता है, वो आपको बताता है कि मार्केट में इतना, मार्केट में मनी सप्लाई है। ये था। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया, जिसको बोलते हैं हम लोग M2। कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग M3 करते हैं, कुछ लोग M4 करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे चाहो वैसे करते हैं। पहले तुमको चारों पढ़ना है। M2 क्या होता है? M2 के अंदर M1 तो था ही, मतलब M1 तो पहले से साही, उसके बाद इन्होंने ऐड किया होगा सेविंग डिपॉजिट को। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। क्या किया? सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में क्या ऐड किया? M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। लिखो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट। पहले पोस्ट ऑफिस को उन्होंने ऐड नहीं किया। देखो पोस्ट सेविंग डिपॉजिट तो यहां पर भी था, लेकिन सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जानते हो ना क्या होता है। तो वहां का जो रखा हुआ पैसा है
उसको ये लोग ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में इसको भी इन्होंने ऐड किया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, तो M2 इक्वल टू M1 प्लस, बोलो, डरो नहीं, बोलो, हिम्मत रखो, M1 प्लस SD। SD मतलब सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, चलो तीसरा होता है M3। क्या होता है? हाँ, मनी सप्लाई है, M6 डिनोट कर रहा है, तो मेजर कर रहे हैं मार्केट में कितने मनी सप्लाई है। पहले C प्लस DD प्लस OD को लेते थे, फिर इन्होंने M1 तो सारी चीजें ली, साथ ही साथ इन्होंने एक पोस्ट ऑफिस वाला पैसा भी ऐड करना, ऐड कर दिया। इसको ऐड करके जो पैसा होगा वो मानेंगे। पहले यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस वाला पैसा नहीं मानते थे, कहते थे भैया ये नहीं, लेकिन अब इसको भी मानने लगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, M3 में M1 को तो क्या ही किया, M1 को तो किया ही किया, साथ ही साथ TD भी लिया है। क्या लिया है? टाइम डिपॉजिट, जो आप लोग फिक्स डिपॉजिट करते थे उसको भी इन्होंने ऐड किया। मतलब M1 तो रहेगा ही, प्लस यहाँ पर टाइम डिपॉजिट नहीं था तो ये टाइम डिपॉजिट को भी लेके आए, ये तो था, ये भी लेके आए, और साथ ही साथ क्या लेके आए, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, विद ना घड़ी वाले हाथ में, घड़ी देख रहे कितना बजा, विद पर कमर्शियल बैंक। ठीक है, M3 के बाद बेटा M4 आता है। क्या आता है? अब M4 में क्या आएगा? M4 में आएगा M3, क्या आएगा, ये पूरा आएगा, और साथ ही साथ क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, इसके अंदर सब कुछ आएगा। M3 प्लस TDP, क्या आएगा, TDP में क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट with the post office saving organization, with the post office saving organization excluding national saving certificate, excluding national सेविंग, इसका मतलब क्या है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको हटाकर, मतलब जो गवर्नमेंट के पैसे हैं, है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटाकर जितनी चीज़ें रहेगी वो सब कुछ M4 के अंदर आता है। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती ये आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, फोटो तो ले लीजिएगा, ये आपको सेम ऐसे लिख के आना पड़ेगा, और कुछ एक दो लाइन बता देंगे शुरुआत में क्या लिखना है, क्या कैसे होता है। रुक जाइए, अभी सबर रखिए। इसके बाद जो लेटेस्ट लेके आए इसको बोलते M0। इसका दूसरा नाम रखा गया, देखिए अनस भाई, क्या नाम था इसका? H से क्या होता है बताइए, आप पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़े हैं ना आप सब, बताइए ये M0 क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, काय हाई पावर 70 हाई पावर्ड मनी है ये, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ये लेटेस्ट दिया गया, किस पे दिया गया? ये वीके रेड्डी कमेटी में दिया गया। वीके रेड्डी, दिस न्यू मेजर्स ऑफ M, ठीक है, ये न्यू मेजर्स है। इन रिसेंट ईयर द RBI has started using new measures of money supply। रिसेंट ईयर में, लेटेस्ट ईयर में RBI ने न्यू तरीका अपनाया है, एज पर सजेशन ऑफ वीके रेड्डी कमेटी। वीके रेड्डी ने कमेटी बनाई थी, कोई होंगे, उन्होंने कमेटी बनाई थी कि उन्होंने एक नया सीक्वेंस, इसको हम लोग बोलते हैं M0। क्या बोलते हैं? द न्यू मेजर मनी सप्लाई हैज इंट्रोड्यूस M0 मेजर विच इज जनरली नोन एज हाई पावर मनी। जो नया जो तरीका दिया, जो नया मेजर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। M0 को ही क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या क्या आता है लिख लेना। करेंसी इन सर्कुलेशन, मार्केट में जितनी करेंसी सर्कुलेट है अभी, ठीक है, मार्केट में पैसा अभी सर्कुलेशन में, सेविंग में नहीं गया है, सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में, वो आएगा। प्लस करेंसी डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक। प्लीज मत बजाइए, पैर को अपने काबू में रखिए।
यार अंदर काय बजा रहे हो, उसको बजा, पैर तुम्हारा हिल रहा था, बजा वो रहे हो। डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। कभी कभी हो जाता है, गलती कोई करता है, फांसी भी कोई और छोड़ जाता है। ऑफ द कमर्शियल बैंक। अजान आरबीआई प्लस, ये सोचे कि अजान की बात हो रही है। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर निशा। ये क्या है, इसके अंदर करेंसी सर्कुलेशन जितना मार्केट में सर्कुलेट है, प्लस करेंसी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, M0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। और इस तरह से लिख दीजिएगा, 1-2 नंबर में आएगा गलती से तो पहचान लीजिए, कर लेंगे। ठीक है, अभी करते रहिएगा। लास्ट टॉपिक देख लीजिए, खत्म करा दूं पहले मैं। लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई? नहीं। टमाटर महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई? नहीं। ठीक है, कुछ भी महंगा हो गया, अन्ना से चश्मा लगाएं, चश्मा महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई? नहीं। कहने का मतलब कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है, 1-2 चीज़, तो उससे महंगाई नहीं बढ़ती है। जब लगातार मैक्सिमम चीज़ों पे महंगाई बढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब समझिएगा, जैसे भैया क्या, आप बकरा महंगा हो गया? नहीं, कब बकरा कम हुआ वो साल तो भैया महंगा नहीं हो पाया, कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई। देखो, जब परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाए, क्या कम हो जाए, परचेजिंग पावर। जैसे पहले 100 रुपये था हमजा के पास, ठीक है, इनको मान लेते, ताहा भाई के पास 100 रुपये हुआ करता था, मार्कर लेने जाते थे, 100 रुपये में 10 मार्कर लेके आते थे, खुशी खुशी अपना काम बोर्ड पे लिखते थे। अब 100 रुपये अभी भी इनके पास है, ये 2015 की बात है, ये 2026 की बात है। ठीक है, अब अभी भी 100 रुपये भैया के पास है, लेकिन अब सिर्फ 4 मार्कर खरीद पाता है। क्यों? क्योंकि अब मार्कर 25 रुपये का हो गया, पहले 10 रुपये का था। तो पहले भी इनके पास 100 रुपीज़ थे, आज भी इनको 100 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन पहले 100 रुपीज़ पे ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते थे, अब कम खरीद पाते हैं। ये बता रहा है कि आपकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तब ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन 2 तरह का है भाई साहब, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला है अनस भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है अनस भाई पुश इन्फ्लेशन। कुछ तो बोलिए, आप तो सब पढ़े हैं, सब भूल जा रहे हैं। कैसे पढ़ते हैं आप, दिमाग है कि कैसा है? हमें तो लग रहा है तरावी वगैरह से रखना पढ़ा देते हो, अब डाउट हो रहा है हमें। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कौन सा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, सुन लो तो लास्ट टॉपिक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए। जब कभी भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो अपने आप महंगाई का तुम्हें दौर देखने को मिल जाएगा। भाई भाव खाने लगेगा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगा महंगा बेचेगा जानबूझ से। पहली कारण तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, व्हेन डिमांड इज मोर कंपेयर टू सप्लाई, देन वी विल सी दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑफ this type of situation. And cost push inflation means when factors of production, the price of increases, just like a labor, wages, sub salary, etc. That means they are talking about cost push inflation का मतलब होता है कि जब आपका factors of production क्या हो जाए, महंगे हो जाए। क्या हो जाए बेटा, महंगे हो जाए। factors of production समझते हो, जैसे जो भी काम हम लोग करते हैं फैक्ट्री में बनवाते हैं, ये चेयर ही बनी होगी, तो अगर ये चेयर बनी है तो इसमें लोहा, अलमारी, सब लोहा लगा है, प्लास्टिक लगी है, ये महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया। भाई पहले 2000 की बनती थी, अब 3000 की बन रही, तो हमें महंगा बेचना पड़ेगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब बनाने वाली चीज़ें महंगी हो जाए, तो अगर हमें 2000 के जगह 3000 का पड़ रहा है कोई सामान, जाहिर सी बात है उसको महंगा ही बेचेंगे। तो जब ऐसा होता है तो कौन सा इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। दैट्स इट, ओवर। ये चैप्टर कंप्लीट, मनी चैप्टर कंप्लीट, मनी खत्म, वो खत्म। 11वां बचा, 12वां बचा, 14, 15, 16 बचा।
थैंक यू सो मच।